Hello friends, this is Anurag from ARG Signals. So today is 27th October, फ्राइडे स्टार्ट हो चुका है, रात के 1:30 बजे हैं। इस हफ्ते मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हैवी सेल ऑफ आया है और मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने अपना जो व्यू शेयर किया था, एक बार उसको वापस हम चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या शेयर किया था। निफ्टी में जो मैंने लेवल जो मैं जिसको सपोर्ट मान के चल रहा था, इट वॉज 19,200। ऑल्दो डे टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसने 25 अक्टूबर यानी वेडनेसडे को ही ब्रेक कर दिया था, बट मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल को कंसीडर कर रहा था और आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा। मतलब वेडनेसडे को मार्केट गिरा था, उसके बाद में मुझे ये था कि शायद एक दो दिन में मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बट जो आज की जो गिरावट है यानी थर्सडे को करीब ऑलमोस्ट 270-80 पॉइंट्स के करीब निफ्टी में करेक्शन आ गया, जो कि बहुत हैवी करेक्शन है। और जो लेवल 19,200 का जिसको मैं वीकली ट्रीट कर रहा था, तो वहाँ से एक तरह से करीब 350 पॉइंट्स ज़्यादा नीचे आ चुकी है निफ्टी। और स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे दिया था इस लेवल के नीचे 19,200 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो वैसे अभी एक दिन पड़ा है हमारे पास में, बट ऐसा लगता नहीं है कि ये वापस से इतना ज़्यादा रिकवरी दे पाएगी, तो यानी कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो टूट जाएगा। लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी स्टॉक को या कभी इंडेक्स को भी अगर हम ट्रीट करते हैं, तो ये उसके कुछ जो कोलेटरल डैमेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है। कई बार क्या होता है कि देखिए, दो प्रोबेबिलिटी होती है। कई बार क्या होता है कि हम जिस लेवल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं, अगर कभी बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो ब्रीच हो जाता है, लेकिन फिर सडनली वापस वो ऊपर आके और वापस उस लेवल के ऊपर निकल जाता है और वीकली टाइम फ्रेम पे वो क्लोजिंग नहीं देता है। ऐसा मैंने n नंबर ऑफ़ टाइम्स देखा है, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डबल श्योर होना ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क किया, बट जब भी आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है तो वीकली टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट, जिसके ऊपर आपको एक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया कि मान लीजिए कभी ट्यूसडे वेडनेसडे को ये लेवल ब्रीच हो और फ्राइडे को जब वापस मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर वेडनेसडे को ये यहाँ पर 19,122 पे क्लोजिंग दी और थर्सडे और फ्राइडे में ही मान लीजिए वापस आके 19,200 के ऊपर बंद हो जाती और फिर उसके बाद वहीं से वापस ऊपर निकल जाती, तो कई बार ऐसे भी होता है। ठीक है, और उसका नुकसान क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का नुकसान क्या है कि हमें पूरे वीक की क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। तो अभी हमने वीक की क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये स्टॉप लॉस मेंटेन करते तो शायद हम वेडनेसडे को हमारी पोजीशन एग्जिट कर लेते। ठीक है, बट हमने वीकली टाइम फ्रेम का वेट किया, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट हम कर रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पर 270 पॉइंट के राउंड का जो फॉल है वो हमें निफ्टी में और देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि शायद फ्राइडे को कल मार्केट और नीचे गिर जाए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, है ना। तो ये बट आपको अपने जो सेट ऑफ रूल्स है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ मैंने अपनी तरफ से जो ऑब्ज़र्व किया, मैं हमेशा उसी पे वर्क करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं 19,200 का लेवल मान के चल रहा था, जो ये ब्रीच हो चुका है। तो अभी जो मेरा जो डिसीज़न है वो दोनों में ही मैं कैसे लूँगा, अभी देखिए 18,600 जो है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर 18,600 के नीचे अगर एक सिंगल डे की भी अगर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी में, तो आई विल एग्जिट माई पोजिशंस। ठीक है, ये बहुत क्रूशल लेवल रहेगा। ये भी इस वजह से मेरे को लेना पड़ रहा है कि थर्सडे जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था टेक्निकली, एज़ फार एज़ आई नो अबाउट द मार्केट, जितना भी मैंने टेक्निकली रीडिंग की है। ठीक है, बट अब टूट चुका है मार्केट इतना, तो अब क्या किया जा सकता है, तो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ ही जा सकते हैं निफ्टी में। और इसके अलावा जो बैंक निफ्टी का था वो भी हम शेयर कर लेता हूँ मैं आपसे। देखिए, बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको 4300 का लेवल जो है वो बहुत ही क्रूशल मैंने आपको बताया था, तो वो भी, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन उसमें बताई थी कि मैंने जब वेडनेसडे को आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 43,300 का लेवल ब्रीच होता है तो इसका मतलब ये होगा कि अभी हमारा यहाँ पर सेल कंफर्म होगा, बट अभी हम मतलब एक्टिवेट होगा, अभी हम यहाँ पर इसको सेल करेंगे नहीं, क्योंकि हम इस वीक यानी फ्राइडे की मार्केट जब क्लोज़ होगी, इस वीक का जो भी लो होगा वो हमारे लिए
स्टॉप लॉस की तरह मैं उसे ट्रीट करूँगा डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर सपोज़ कीजिए कि अभी 42,105 का लो है जो थर्सडे को इसने बनाया था, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि ये लो जो है यही रहता है और फ्राइडे की मार्केट क्लोज हो जाती है यहीं कि 42,400 के आसपास, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर क्लोज दे रही थी, स्पॉट बैंक निफ्टी, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 42,100 का स्टॉप लॉस रहेगा डे टाइम फ्रेम पे। यानी एक दिन के लिए भी अगर 42,100 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज देती है तो आई विल एग्जिट माई पोजीशन इन बैंक निफ्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही व्यू एक बार फिर से बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने बता ही दिया 42, मतलब इस वीक यानी फ्राइडे को भी जो लो लगता है, सपोज़ कीजिए इससे नीचे का कोई लो लगता है, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा मंडे, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर इस वीक के नीचे एक दिन की भी क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी का। निफ्टी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,600 का। 18,600 के नीचे अगर एक दिन की भी क्लोजिंग मिलती है निफ्टी में तो आई एग्जिट पोजीशन निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। ये तो बात हुई फ्रेंड्स इंडेक्स की। वैसे मैंने जो दो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के बारे में भी आपके सभी के साथ में डिस्कस किया था। बिल्कुल, मिड कैप जो है, मिड कैप में भी देखिए जैसा निफ्टी में हुआ है वैसा सेम टू सेम जो है मिड कैप्स के अंदर भी हुआ है। अब देखिए निफ्टी में जैसे 18,600 का जो नेक्स्ट लेवल है, उसी तरह से अब 13,980 का जो लेवल है वो मिड कैप 150 के लिए रहेगा। एक दिन की भी क्लोजिंग अगर हमें 13,985 के नीचे अगर मिड कैप 150 के अंदर मिलती है तो मेरी टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मिड कैप 150 में सेलिंग मतलब कंफर्म हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। यानी उसके बाद फिर जो भी बाउंसेस रहेंगे उन बाउंसेस पे हमें मिड कैप 150 की जो भी स्टॉक्स है उसमें सेलिंग रहेगी। और जब तक का फिर ये जो वैसे तो ये वाला रेजिस्टेंस भी काम आएगा 15,274 का, बट 274 और 600 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो 15 मतलब 2% का स्टॉप लॉस और ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बट आप श्योर होंगे उसके अंदर। तो 15,600 का जो है फिर हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि अगर 13,985 के नीचे एक दिन के लिए भी अगर मिड कैप 150 क्लोजिंग देता है तो जो भी बाउंसेस हैं वो सारी की सारी सेल ऑफ्स के लिए यूज़ होनी चाहिए टेक्निकली, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15,600 का रहेगा। बट 13,980 का लेवल आपको ध्यान रखना है। अब मैं डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो ये हैवी फॉल आया है इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, तो मतलब कॉशियस होने की साइड पे मैं आपको अभी यहाँ पे जो लेवल बता रहा हूँ। निफ्टी में भी मैंने आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर ही क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बताया है, और मिड कैप 150 में भी और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह स्मॉल कैप के साथ में भी सेम चीज़ है। स्मॉल कैप में लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बट इसके अंदर भी जो आपका स्टॉप लॉस है 11,176 का जो ये लो है, जो 14 अगस्त का लो है, इसके नीचे डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर स्मॉल कैप 250 क्लोज देता है तो आपको तब सेल करना, उससे पहले आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल्स है, उसके बाद में यहाँ पर एक हैंगमैन बनाया है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा और कंफर्म होना है। देखिए मार्केट है, वैसे तो कंफर्म होना या कोई भी चीज़ की श्योरिटी इस मार्केट में 101% नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे ही हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो होता है, बहुत बार होता है, व्यूज़ आपके बहुत सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेडर को तो प्रिपेयर रहना ही चाहिए, ठीक है। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको पता है कि मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम लेवरेजेस पे वर्क नहीं करता। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो दोनों के ही एक एक लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ। वो भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप टोटल अगर आप उसका वैल्यूशन देखेंगे 18-19 हज़ार के आसपास निफ्टी चल रही है, तो लगभग 9.5 लाख के आसपास का जो स्टॉक है वो निफ्टी का हो जाता है। मतलब 9.5 लाख रुपए का आपने एक तरह से मटेरियल बाय कर रखा है। फिर बैंक निफ्टी भी जो है 15 का लॉट है तो करीब 7 लाख के अराउंड वो भी हो जाती है, ठीक है। तो ऑलरेडी 17 लाख रुपीज़ आप मतलब ऐसी चीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि अगर आपको वो कैश दे के अगर आपको परचेज़ करना पड़े तो आपको 17 लाख रुपए चाहिए, है ना। बट स्टॉक मार्केट में हम लिमिट्स के ऊपर काम करते हैं, बट मैं कभी भी लेवरेजेस यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा।
और मेरा ये मानना है कि आपको कैपिटल भी जो है वो एटलीस्ट अपनी 2 टाइम्स रखनी चाहिए, जितना मार्जिन है उसका 2 टाइम आपको कैपिटल रखना चाहिए, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और मिड कैप और स्मॉल कैप के व्यूज़ मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली जो मैं बना रहा हूँ वो PSU बैंक्स पे ही PSU बैंक्स के लिए है, ठीक है। मैंने कुछ स्टॉक्स मैंने नोट डाउन करके रखे हैं PSU बैंक्स के। मैं थोड़ा चेकआउट कर रहा था कि PSU बैंक्स में स्टॉक्स में क्या स्थिति है। तो लगभग 8 स्टॉक्स हैं जो मैंने जिनको मैंने टेक्निकली मैंने चेक किया है। जैसे अभी हम सबसे पहले लेते हैं सेंट्रल बैंक। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, मैं अभी उसके मंथली चार्ट्स पे जा रहा हूँ, तो देखिए चार्ट्स के ऊपर थोड़ी स्टोरी अलग है। मतलब बैंक्स, मैं PSU बैंक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बड़े ब्रेकआउट्स लग रहे हैं। और ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो नीचे गई है, मार्केट भी नीचे गई है। मार्केट में सारे र्यूमर्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी नेगेटिव है, ठीक है। बट चार्ट के ऊपर कुछ स्टोरी अलग ही नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक का चार्ट ऑल टाइम, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंट्रल बैंक का चार्ट 2007 से इसका चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। आप अगर देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो हैं वो, मतलब ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जो फरवरी 21 से स्टार्ट हुए थे, जब 19 रुपये का शेयर प्राइस था सेंट्रल बैंक का, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स की जो कैंडल्स है वो बहुत ह्यूज है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये मंथली कैंडल्स ले रखी है, ठीक है। दिसंबर 22 में सेंट्रल बैंक ने हाई लगाया था 41 रुपीज़ 80 पैसे का, ठीक है। और उसके बाद जाके इसने प्रीवियस मंथ सितंबर मंथ की क्लोजिंग, यानी कि दिसंबर 22 का जो मंथ क्लोज़ हुआ था उसका जो हाई था 41.80 का, उसको इसने ब्रीच किया सितंबर की क्लोजिंग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अभी अक्टूबर के अंदर हम एक वापस एक रेड कैंडल देख रहे हैं, जिसको बेसिकली मैं रिट्रेसमेंट कहता हूँ। और उसमें जो टेक्निकल जो लोग भी जानते हैं उन सबको पता है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो थोड़ा टेक्निकल्स और वॉल्यूम्स और इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो ये आई थिंक कि मतलब ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये एक रिट्रेसमेंट है इस कैंडल का, इतनी बड़ी जो इसने मंथली कैंडल बनाई, जिसमें एक ही महीने में 47% सेंट्रल बैंक बढ़ गया। उसके बाद में अभी ये वापस 14.5% नीचे है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है कि 40 रुपीज़ से लेके मतलब 37 से लेके 41 तक की जो रेंज है, देखिए यहाँ पर ये इसने लो लगाया भी है 40.85 का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि PSU बैंक्स के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें इसी तरह का चार्ट पैटर्न बना है और इसी तरह से ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी डिमांड और सप्लाई की भी हम बात करते हैं। अगर आप अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर 2009 के लेवल्स पे ही अभी भी एक तरह से सेंट्रल बैंक ट्रेड कर रहा है 2023 में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बुरा तो किसी स्टॉक के लिए और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो करीब 110 120 तक भी जा सकता है ये स्टॉक, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत पहले यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरा, यहाँ इसने सपोर्ट लिया इस जोन में, फिर यहाँ से वापस अगेन इतना ऊपर गया 200 रुपीज़ तक चला गया, फिर वापस नीचे आया यहीं 40 रुपीज़ तक आया, और उसके बाद में यहीं से वापस ऊपर चला गया 120, फिर वापस नीचे आया 48 के अराउंड, फिर वापस यहाँ से ऊपर चला गया 123 रुपये के आसपास। फिर देखिए इस बार इसने नीचे आके इस लेवल को ब्रीच कर दिया, ठीक है, इस लेवल को, और यहीं से पहले यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर इसने इस लेवल के ऊपर कॉन्सोलिडेट किया और फिर अगेन वहाँ से नीचे जाके और 10 रुपये तक आ गया ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन अभी वापस उसके बाद ये स्टॉक में आप देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं, अगेन ये मूव, मुझे लगता है कि इस तरह के मूव की एक प्रिपरेशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक का जो मेरा व्यू है वो ये है कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहीं से 110 120 तक के लेवल्स जो हैं इसमें हम देख सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मतलब होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, क्या रीज़न्स होंगे, क्या न्यूज़ हो सकती है, कुछ नहीं पता। बट चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा राइज देख सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा स्टॉक है
पंजाब नेशनल बैंक का वैसे मैंने शेयर कर रखा है पहले भी कई बार। पंजाब नेशनल बैंक के लिए मैंने एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी सेम स्थिति है, अगर आप देखेंगे वही फरवरी 2021 से जो वॉल्यूम्स आ रहे थे इतने हैवी, मंथली, ये मंथली टाइम फ्रेम की वॉल्यूम्स की कैंडल है, मतलब हैवी कैंडल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसने, देखिए यहाँ पर भी कितनी बार सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर इस लेवल पे 60 रुपीज़ के आसपास पंजाब नेशनल बैंक ने एक बार, दो बार, ये यहाँ पे तीन बार, फिर यहाँ पे चौथी बार, लेकिन इस बार नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया, पांचवी बार इसने ये लेवल ब्रीच कर दिया। जैसे ही इसने 58 के लेवल के नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे तो लगभग 26 रुपये तक आ गया, ठीक है। 60 रुपीज़ का स्टॉक 26 रुपये हो गया, तो मतलब आधा हो गया 60 से भी, ठीक है। लेकिन अभी वापस 2020 के, मतलब अगर आप देखेंगे 2019 का जो लो है इसने अभी ब्रीच किया है मंथली कैंडल पे, इतनी बड़ी मंथली कैंडल। यहाँ पर देखेंगे 27% का राइज़ है, और अगेन यहाँ पर 13% के अराउंड गिर गया है। तो इट वाज द बेस्ट रिट्रेसमेंट। मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे ये यहाँ पर टेक्निकली तो बेस्ट बाय लगती है। ऊपर का पूरा स्पेस एम्प्टी पड़ा है यहाँ पर, यानी यहीं से ये स्टॉक जो है हो सकता है कि 182 और बहुत एबनॉर्मल मूव्स आ जाए तो 225 रुपीज़ तक जो है ये स्टॉक मूव कर सकता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा दिया है 44 रुपीज़ का, मतलब अगर आप किसी स्टॉक को अगर आप मतलब लगभग 3x का टारगेट अगर आप सोच रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक। फिर हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं। देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर सारे पीएसयू बैंक्स में सेम पैटर्न है, और ये मतलब टेक्निकली आई डोंट नो कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सारे सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव हैं, बट चार्ट्स तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखिए, अगर सपोज़ कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो भी मैं पीएसयू बैंक्स के अंदर तो बाइंग ही रखूँगा, ठीक है। मैंने ट्वीट भी किया था कि पीएसयू बैंक्स इंडेक्स गोइंग फॉर 7,000, 8,000, 10,000, यानी डबल। मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द पीएसयू बैंक्स गोइंग टू राइज 100%, ठीक है। वाई, और मैंने लिखा भी है चार्ट से। तो देखिए चार्ट यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, देखिए इसको भी आप ऑब्जर्व कीजिए। इस स्टॉक ने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेवल है 37 रुपीज़ का, 37 रुपीज़ से ये स्टॉक ने 227 का हाई लगाया, अगेन वापस कहाँ आया 37 रुपीज़, 37 से अगेन कहाँ गया ऊपर 180 रुपये, फिर कहाँ आया नीचे 37, फिर कहाँ गया 90, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसने 37 के लेवल को ब्रीच कर दिया। कब ब्रीच किया था, सितंबर 2015 में, यानी सितंबर 2015 से लेके और सितंबर 2013, देखिए मंथ भी कितना कोइंसिडेंट कर रहा है, सितंबर 2015 से सितंबर 2023, यानी कि लगभग 8 साल का ब्रेकआउट है। मंथली कैंडल अगर आप देखिए, मंथली कैंडल है, ठीक है, डेली या वीकली कैंडल नहीं है। जब कभी भी हम हायर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं तो एक स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे जब ब्रेकआउट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट से थोड़ी कम होती है। उसी तरह से मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर किसी का ब्रेकआउट है तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। 8 साल के बाद में इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इस लेवल को ब्रीच किया है, इतने बड़े कैंडल के साथ में, इतनी बड़ी हैवी वॉल्यूम की कैंडल के साथ में, और अगेन इसने हमें रिट्रेसमेंट देके हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी जो है 38 रुपीज़ से मिनिमम 90 रुपीज़ तो मुझे लगता है। बाकी एबनॉर्मल मूव्स मार्केट में आ सकते हैं। एबनॉर्मल मूव्स के पीछे जो रीज़न है वो कुछ भी नहीं है, रीज़न सिर्फ एक ही है कि सब लोगों को अभी ये पता है कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ सकता है, यूएस की स्थिति बहुत ख़राब है, वॉर के इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, और जस्ट एक ही कॉन्ट्ररी व्यू है कि मतलब जो जिस तरफ भी लोगों का रुझान ज़्यादा होता है मार्केट उसके अगेंस्ट ही जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करे बहुत बुरी तरह से, और ये जो है मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो जाए लोगों से, ठीक है। तो ये स्टॉक भी जो है 38 रुपीज़ से मेरे को 90 रुपीज़ तक लगता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। फिर उसके बाद में हम पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक को अगर आप देखेंगे तो 2012 फरवरी 2012 की एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रीच कर दिया है अभी जाके पिछले महीने सितंबर।
मंथ में, ठीक है। ये मंथली कैंडल है, मतलब इट इज़ बिगेस्ट ब्रेकआउट। देखिए ब्रेक किया और अगेन हमें रिट्रेसमेंट देके हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी ये 38 रुपीज़ चल रहा है। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि 90 रुपीज़ तक जा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। इतना बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस इतने ह्यूज वॉल्यूम्स, मतलब आप देखिए इस कैंडल के अंदर भी 62% एक महीने में राइज़ हुआ था दिसंबर 2022 में। इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल है और उसके बाद में जाके ये पूरा का पूरा करीब 10 मंथ्स से ये कंसोलिडेट हो रहा है और वापस इसने सितंबर मंथ में इसने ये क्लोजिंग दी है इस दिसंबर 22 की कैंडल के ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली हैवी है। यहाँ पे जो फॉल आई है उसमें वॉल्यूम जो है वो कम है, ठीक है। यानी सितंबर का वॉल्यूम देखिए और अक्टूबर का वॉल्यूम देखिए, ठीक है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी जो है मेरे को लगता है कि 38 रुपीज़ अभी चल रहा है और 38 से ये स्टॉक भी लगभग 85-95-100 रुपीज़ तक के लेवल्स पंजाब एंड सिंध बैंक में मेरे को लगते हैं टेक्निकली, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत एबनॉर्मल टारगेट्स हैं बट टेक्निकली जो बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूको बैंक अगर आप देखेंगे, यूको बैंक की भी सेम स्थिति है। ये यहाँ पर दिसंबर मंथ की कैंडल को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया इतने बड़े ह्यूज वॉल्यूम के साथ में, तो आपको पता ही है कहाँ तक जा सकता है। 36 रुपीज़ 50 पैसे चल रहा है, यहाँ से 115 रुपये तक जा सकता है यूको बैंक। फिर हम महाराष्ट्र बैंक देखते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेम स्थिति। मई 2017 का मंथली लेवल, मंथली जो कैंडल का जो हाई था उसको यहाँ पर ब्रीच किया इतनी बड़ी कैंडल के साथ। अगेन वॉल्यूम यहाँ पे है, यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एटलीस्ट ये 78 रुपीज़ तक जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये महाराष्ट्र बैंक की बात हो गई। फिर आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में भी सिमिलर स्थिति है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फरवरी 2021 का लेवल था 101 रुपये का। फिर उसके बाद दिसंबर 2022 का लेवल था 103 रुपये का और अब जाके सितंबर मंथ में इसने हाई लगाया और 109 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग भी दे दी। यानी कि अगेन यहाँ पर आपका 2.5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इतनी बड़ी हैवी कैंडल अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये बड़ी हैवी कैंडल्स थी ये यहाँ पे। क्लोजिंग्स में बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग जो थी हाईएस्ट क्लोजिंग दी कब से मई 2018 के बाद से, ठीक है। तो अगेन मंथली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये रिट्रेसमेंट इसने दिया है। ये बेस्ट प्राइस लग रही है मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए। 90 रुपये 25 पैसे का प्राइस चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया का और मेरे को लगता है 200 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर आप देख रहे होंगे चार्ट तो ये आपको एक कप एंड हैंडल दिख रहा होगा यहाँ पर। सॉरी, सिटी यूनियन बैंक आ गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया NSE। देखिए यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल क्लियर दिख रहा होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल है। ये हो गया इसका कप, ये हो गया इसका हैंडल। 106 रुपये पे क्लोजिंग दी। कौन से मंथ का हाई तोड़ा है? अप्रैल 19 का, यानी कि 4.25 साल का हाई तोड़ा है पिछले महीने। वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, ठीक है। ये स्टॉक भी अभी चल रहा है आपका 94 रुपीज़ चल रहा है और मेरे को लगता है 200 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ में 8 PSU बैंक्स के व्यू मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा देखिए मैं आपको, हाँ मैं तो अगर इसमें ट्रेड करूँगा फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस थोड़े लंबे ही रखूँगा और बाइंग भी जो है वो आपको कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। बाइंग भी मैं आपको, आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो आपको मेरी सारी रिकमेंडेशंस मैं किस तरह से देता हूँ वो आपको सारी पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एक स्टॉक बाय डाला, PCBL नाम है इस स्टॉक का। देखिए मैंने क्या डाला कि
बाय 20% एट जो भी इसका करंट प्राइस था वो उसके ऊपर, बाय 20% एट 178, सॉरी आपको बाय करना है ओनली डिप्स के ऊपर 178 पे बाय करना है। तो अभी देखते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है, PCBL का 189 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो 178 के अराउंड आपको 20%, आपको पहले एक अमाउंट डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं ऐसे स्टॉक में 25,000 रुपये डालूंगा, तो 20% जो है आपको यानी 5,000 रुपये आपको 178 पे लगाने हैं। फिर बाकी के 20% जो है वो आपको 166 तक आता है तो लगाने हैं। बाकी का 30% आपको 155 पे, बाकी का 30% अगर 145 आता है तो आपकी जो एवरेजिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपको 108 रुपये का रखना है और टारगेट 300 रुपये का। बहुत बार मैंने ऐसे ट्रेड्स डाले हैं, आप अगर मेरा ट्रेडिंग व्यू चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये PSU बैंक्स का मेरा व्यू है। मैंने इसमें 2-3 जो बैंक ऑफ बड़ौदा है और SBI है वो मैंने अभी इसमें शेयर नहीं किया है। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा राइज इनमें आ चुका है और ब्रेकआउट कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी इनमें। हाँ, वॉल्यूम्स भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, तो जब तक ये 630 के ऊपर नहीं जाएगा SBI तब तक मेरे को कोई बड़ा मूव SBI में नज़र नहीं आ रहा है। फिर बैंक बड़ौदा अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है वो MSC अगर आप देखेंगे इसका जो हाई था, ऑल टाइम हाई था, वो 2010 का हाई है 210 का। उसको इसने 2014 में ब्रेक किया, बट उसके बाद वहीं से वापस गिरावट आ गई, ठीक है। तो अभी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं बाय कब रिकमेंड करूँगा, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो हाई इसने अभी रिसेंटली जो बनाया था 220 रुपये ले लीजिए आप, जब तक 220 रुपये के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा बाई नहीं देता है तब तक मैं उसको बाय नहीं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अगर लेकिन 220 रुपये के ऊपर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दी तो उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट रहेगा इसमें वो रहेगा करीब 500 रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप ध्यान रखिए। SBI में मेरा कोई व्यू नहीं है, जो जिसमें व्यू था मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं देता हूँ प्रेफरेंस, क्योंकि अभी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। और अगर आप मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे, ट्विटर प्रोफाइल भी, तो मैंने उसमें बहुत बार बोला है कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है और आपको मतलब सेलेक्टेड स्टॉक्स पे ही आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आई थिंक कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी एक बार फिर से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फिर से शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि वैसे तो देखिए व्यू है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप गलत होते हैं तब आपको एग्ज़िट किस तरह से करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर 18,600 के नीचे एक दिन के लिए भी निफ्टी क्लोजिंग देती है तो आई विल एग्ज़िट माई पोजीशन इन निफ्टी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने स्टॉक्स में पोजीशन एग्ज़िट करूँगा। स्टॉक्स जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं वो सारे बाय हैं अनटिल एंड अनलेस उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होते, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया कि अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस वीक का जो भी लो होगा, नेक्स्ट कमिंग वीक में एक दिन भी अगर इस वीक के लो के नीचे अगर क्लोजिंग बैंक निफ्टी देती है तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट करूँगा। देखिए बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंकिंग्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण बैंक निफ्टी नीचे ट्रैक कर रही है। बाकी PSU बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। प्राइवेट बैंक है जिसने परफॉर्म नहीं किया, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्राइवेट बैंक परफॉर्म करने चाहिए तो, और अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बट अगर इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको ये तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत क्रूशल फेज़ पे है अभी। मैं एज ऑफ नाउ तो मैं किसी भी तरह की कोई पैनिक की सिचुएशन में नहीं हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो भी है, जो मेरा ज़ेरोदा में जो भी पोर्टफोलियो है, करीब 3.75 लाख के अराउंड मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो वो आज मैं चेक कर रहा था 2% गेन में ही है। जब मार्केट में क्रैश नहीं आया था तब 3% गेन में थी और अभी 2% गेन में ही। ऑल्दो उसमें से एक ही स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में जिसने
बहुत ज़्यादा गेन दिया है, 40% वो बढ़ गया। इसके कारण जो मेरा ओवरऑल गेन है वो मतलब जो लॉस है वो थोड़ा कंपनसेट हो गया अभी भी। बट मैं किसी भी तरह का कोई पैनिकिंग वाली सिचुएशन है नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फर्दर ट्रेडिंग के में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, गुड नाइट।